मैं धर्मराज वर्मा, CWI मशीनिस्ट, PTC BLW वाराणसी। आज आपका सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है फैक्ट्री एक्ट 1948। आज हम लोग चर्चा करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। इसके पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो है इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी और उस समय ये महसूस होने लगा था कि नहीं, लेबर से रिलेटेड, कुछ उनके अधिकारों से रिलेटेड कुछ कानून, कुछ ऐसी कानूनी प्रक्रिया, कानूनी रूप दिया जाए जिससे कि उनके अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहें। और इसी दिशा में मेजर मूरे, इंस्पेक्टर इन चीफ ऑफ बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट के, उन्होंने 1872 और 73 में अपनी सबसे पहले आवाज, सबसे पहले क्वेश्चन उठाया था कि जो लेबर है उनकी वर्किंग कंडीशन को लेके उनको एक लेजिस्लेटिव रूप दिया जाए जिससे कि वो उनके अधिकार सुरक्षित रहें और वो अपना अधिकार सुरक्षित समझें। और इस दिशा में पहला फैक्ट्री एक्ट जो आया था 1881 में आया था, क्योंकि उसमें उस समय उतना डेवलप नहीं था, सारी चीजें सुचारू रूप से जो है नहीं समझ में आई, इसलिए इसमें बहुत सारी कमियां रही और इसको बार बार जो है सुधार किया गया। और इस तरह सुधार करते करते ये देखा गया कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक नया फैक्ट्री एक्ट लाया जाए जो 1934 में सारे रिप्लेस, तो जो फैक्ट्री एक्ट में सुधार हुए थे, अमेंडमेंट हुए थे, उसको सबको रिप्लेस करते हुए 1934 में एक नया फैक्ट्री एक्ट आया। लेकिन इसमें भी बहुत सारी खामियां रहीं और कमियां रहीं, और खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो है कमियां रहीं। और ये कमियों को दूर करने के लिए फिर ये महसूस किया जाने लगा कि नहीं, अब इसको जो है बदलने की जरूरत है, क्योंकि उस समय बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से डेवलप हो रही थी। उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये 1948 में जो है नया फैक्ट्री एक्ट लाया गया, जिसको 28 अगस्त 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको पास कर दिया। इसके बाद जो है 23 सितंबर 1948 को इस पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का की सहमति मिल गई और ये जो है 1 अप्रैल 1949 को लागू हो गया। हमारा जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है पास किया था, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 1949। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि फैक्ट्री एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। फैक्ट्री एक्ट की जरूरत पड़ी कि उनकी वर्किंग कंडीशन को जो है रेगुलेट किया जाए। वर्किंग कंडीशन से अगर हम तात्पर्य रखते हैं तो उनके वर्किंग आवर्स हो गए, वीकली हॉलीडे हो गए, ओवर टाइम हो गया, अलाउंसेस हो गए, ओवर टाइम अलाउंसेस हो गया, और बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पे रोक लगाना या कितनी उम्र तक बच्चों को फैक्ट्री में या इंडस्ट्रीज में लगाना है, ये सारी सारी चीजें कंडीशन इसमें मेंशन करना, इनको एक कानूनी रूप देना। लीव से रिगार्डिंग लीव, उनको कितनी छुट्टी देनी चाहिए या छुट्टी के समय उनको पेमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स थी उसको कानूनी रूप देना, उनकी सेफ्टी, उनकी वर्किंग कंडीशन, उनके वेलफेयर, या जो वर्कर एम्प्लॉयड है फैक्ट्री में उनको जो है उनकी सुविधाएं क्या क्या रहेगी, ये सारी चीजें, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, इन सबको एक कानूनी रूप दिया जाए जिससे कि वो अपने इस हक के लिए वो गवर्नमेंट से लड़ सके या एम्प्लॉयर से डिमांड कर सके। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फैक्ट्री एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। फैक्ट्री एक्ट का मेन जो ऑब्जेक्टिव है उनके हेल्थ, वर्कर का जो हेल्थ है, सेफ्टी है, उनके वर्कर से वेलफेयर पॉइंट है, वो वर्किंग कंडीशन है, और एक रिलेशन बनाना है
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। और जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्री है, जो अर्न करती है, उसमें से एक प्रोपोर्शनेट उनको, उचित प्रोपोर्शनेट, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनेट उनको वर्करों को दिया जाना चाहिए। इसीलिए इसका उद्देश्य है, यही इसका मेन उद्देश्य है। आगे चलते हैं, पहले कुछ वर्ड है वो देख लेते हैं। जैसे फैक्ट्री मीन्स, फैक्ट्री किसको कहेंगे? फैक्ट्री का मतलब होता है कि अगर किसी प्रोडक्शन यूनिट में या इंडस्ट्रीज में या ऐसी जगह पे जहाँ पे 10 वर्कर काम कर रहे हो और उसमें पावर का यूज हो रहा है, तो फैक्ट्री एक्ट के तहत गवर्न किया जाएगा। या ऐसे इंडस्ट्री या वैसी फैक्ट्री जिसमें 20 वर्कर काम कर रहे हो और पावर का यूज ना किया जा रहा हो, तो ये जो है फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आएगा। इसकी डिफिनीशन इसलिए जरूरी है क्योंकि फैक्ट्री एक्ट के जो नियम है इस पर लागू कैसे किए जाएंगे। ये मिनिमम कंडीशन है कि 10 वर्कर हो, अगर उसके साथ पावर का यूज किया जा रहा हो तो फैक्ट्री यूज एक्ट के तहत उसको गवर्न किया जाएगा। उसको फैक्ट्री एक्ट में जो नियम है, जो लीगलाइज रूप दिया गया है, उसको जो है फॉलो करना होगा, वो एम्प्लॉयर को फॉलो करना होगा, जिससे कि एम्प्लॉय की जो है सुविधा बनी रहे। और आरपीएफ जो है इसमें फैक्ट्री एक्ट में नहीं आते हैं। और होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, माइंस, ये भी जो है फैक्ट्री एक्ट के कंडीशन में नहीं आते। वर्कमैन लेबर की डिफिनीशन हम देखते हैं। वर्कमैन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो प्रोडक्शन यूनिट में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, या क्लीनिंग, साफ सफाई में जो है इन्वॉल्व हो, या कोई भी उससे रिलेटेड काम है उसमें जो है इन्वॉल्व है, तो वर्कमैन और लेबर की डिफिनीशन में आएंगे। लेकिन जो आरपीएफ लगे होते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स, वो जो है इस लेबर की डिफिनीशन में नहीं आते हैं, उनको अलग रखा गया है। अब चलते हैं, देखते हैं एडल्ट की डिफिनीशन क्या है, क्योंकि इससे टर्मिनोलॉजी यूज हुई है इसमें। एडोलसेंस, चाइल्ड की डिफिनीशन क्या है? सबसे पहले देखते हैं एडल्ट की। एडल्ट जो है, जो 18 साल से ऊपर है, जो 18 साल के ऊपर उम्र क्रॉस कर चुके हैं, वो जो है एडल्ट की उसमें आएंगे, ये एडल्ट की डिफिनीशन में आएंगे, एडल्ट के क्षेत्र में आएंगे। और जो एडोलसेंस है, उनकी 15 साल से ऊपर और 18 साल से कम उम्र है, वो सब एडोलसेंस की डिफिनीशन में आएंगे। और चाइल्ड जो 14 साल से कम है, 15 साल उम्र नहीं पूरे किए हैं, वो सब चाइल्ड में आएंगे। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई चीज बना रहे हैं या किसी को उसकी शेप में चेंज कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, या उसमें कुछ सुंदरता ला रहे हैं, या फिनिशिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, आयलिंग कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं, या धुलाई कर रहे हैं, या उसको 2-3 टुकड़ों में बांट रहे हैं, या अलग अलग जगहों पे उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ऐसी चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती हैं। और पंपिंग है, पंपिंग ऑयल है, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंसेस है, ये भी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं। पावर का ट्रांसमिशन है या पावर जनरेट कर रहे हैं, ये भी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती हैं। और जैसे प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस है, या लिथोग्राफी है, फोटो ग्रेवियर है, और इससे रिलेटेड जो है बुक बाइंडिंग वगैरह, ये भी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन, या दोबारा बना रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, या कोई चीज बाहर से ला रहे हैं उसको दोबारा से हम असेंबल कर रहे हैं, या कोई चीज बाहर से ले आ रहे हैं उसको रिफिनिशिंग कर रहे हैं, उसमें उसको फिनिश दे रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं। या जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, जिसमें हम कुछ प्रिजर्व करते हैं चीजें या स्टोर करते हैं कोई चीजें, ये भी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अब बात करते हैं ऑक्यूपायर की। ऑक्यूपायर कौन है? ऑक्यूपायर वह व्यक्ति होता है, वह पर्सन होता है जो कि फैक्ट्री के अल्टीमेट कंट्रोल करता है। फैक्ट्री के जो प्रोडक्शन है उसको, उसका अल्टीमेट कंट्रोलर जो होता है,
उसको ऑक्यूपायर बोलते हैं। जितने भी फैक्ट्री के प्रोडक्शन है या उसके एम्प्लाई की वेलफेयर से रिलेटेड है, उनके सेफ्टी, सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो कंट्रोल करता है उसको ऑक्यूपायर बोलते हैं। अगर फर्म है तो पार्टनर के रूप में होते हैं, अगर कंपनी है तो उसका डायरेक्टर होता है, और इस तरह से जो ओवरऑल कंट्रोल करता है फैक्ट्री को, तो उसको जो है ऑक्यूपायर बोलते हैं। ऑक्यूपायर जो है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है ऑक्यूपायर की, तो हेल्थ, सेफ्टी और एम्प्लाई के वेलफेयर के सारे इशू जो है उसको कंट्रोल करता है, और वो इंश्योर करता है कि सबको प्रॉपर हेल्थ कंडीशन हेल्थ कंडीशन बनी है, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट जो है ठीक है, और उनके वेलफेयर देखे जा रहे हैं। और ऑक्यूपायर जो होता है उसका नाम जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लाय करता है, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको उसके पास उसका नाम दिया जाता है, जिससे कि चीफ इंस्पेक्टर अगर इनकी जरूरत पड़ती है तो उसको संपर्क करता है और उससे बातचीत करता है, या कोई कमी रहती है या सुधारना है या आगे क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में उसकी चर्चा। आगे चलते हैं, अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री जो है, ये ओनर के द्वारा ली जाती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रूल होते हैं, वहाँ के डेमोग्राफी के हिसाब से, वहाँ के वर्किंग कंडीशन जो होती है उसके हिसाब से वो अपना रूल सेट करता है। और जो है लाइसेंस जो होता है, लाइसेंस के लिए फी देनी पड़ती है एनुअली। वो फैक्ट्री का ओनर जो होता है, फैक्ट्री के जो ऑक्यूपायर होते हैं, वो जो है उस पर जमा करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट के तहत जो है एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है, जिसकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होती है, और वो जो है इस पर्पस से होता है कि वो फैक्ट्री को विजिट करता है और देखता है, उसी के गाइडलाइन और देखभाल के अंतर्गत फैक्ट्री काम करती है। अब बात करते हैं कि फैक्ट्री एक्ट में कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है वो कैसे हैं और किस तरह से काम करते हैं। जैसे वर्किंग आवर्स की हम बात करते हैं, तो फैक्ट्री एक्ट में वर्किंग आवर जो है वो निश्चित है, इसके तहत फिक्स किया गया है। अब फैक्ट्री एक्ट के तहत ही ये वर्किंग आवर गवर्न होता है, इससे कोई ज्यादा काम नहीं ले सकता, जितना इसमें निर्धारित है उसी के हिसाब से एम्प्लायर जो होता है एम्प्लाई से काम ले सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, कोई भी एडल्ट 9 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकता है, और 48 घंटे से ज़्यादा एक सप्ताह में काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री जो है वो परमिशन देता है, उससे परमिशन लिया जाता है, तो 9 घंटे का जो काम है उसको 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। ये नियम है, ऐसा फैक्ट्री एक्ट में मेंशन है। और जब भी कोई वर्कर, कोई एम्प्लाई काम करेगा फैक्ट्री में, तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे काम करेगा, उसके बाद उसको जो है आधे घंटे का ब्रेक देना अनिवार्य होगा। आधे घंटे का उसको ब्रेक मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, जिससे वो पानी या नेचुरल साल वगैरह कर ले। ठीक है। आगे जो वुमेन है, वुमेन एम्प्लाई अगर उस फैक्ट्री में काम करती हैं, तो उनको 6 बजे सुबह से लेके 7 शाम 7 बजे तक ही उनको जो है लगाया जा सकता है, और जो है इसके उनको नाइट शिफ्ट में नहीं लगाना है। और अगर शिफ्ट जो शुरू होती है, जैसे एक बार 8 घंटे की कोई ड्यूटी कर लिया, क्योंकि 48 घंटे एक सप्ताह में करने हैं, तो 6 दिन में 48 घंटे मतलब 8 घंटे पर डे के हिसाब से जो काम करना है, तो अगर अगली शिफ्ट जो लगानी है तो 10.5 घंटे का उसमें अंतर होना जरूरी है। जैसे अगर कोई सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक काम किया है, तो उसको रात को 8 बजे नहीं बुलाया जाएगा, कम से कम उसके 4 बजे के बाद 10.5 घंटे का अंतर होना जरूरी है। वीकली हॉलीडेज वीकली हॉलीडेज फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत ये फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप
सप्ताह में, एक सप्ताह में मतलब 7 दिन के अंदर आपको 1 दिन का छुट्टी देना अनिवार्य है। अगर आप संडे या बीच में कोई हॉलीडेज है उसके दिन उसके एवज में काम करते हैं, उसकी जगह पे काम करते हैं, तो उसकी जगह पे कंपल्सरी रेस्ट जो है आपको जिस दिन काम किए हुए हैं उससे 3 दिन के अंदर जो है, उसके 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन के अंदर, जो अगर आप संडे काम किए हैं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन एक दिन आपको 1 दिन का ऑफ दिया जाएगा, आपको रेस्ट दिया जाएगा। वेजेस फॉर ओवर टाइम, ये भी चीजें फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत गवर्न होती हैं। जो भी 9 घंटा काम किया है और आप ज़्यादा ज़्यादा 9 घंटा से ज़्यादा जो काम करते हैं उसके लिए ओवर टाइम अलाउंसेस का प्रावधान किया गया है। ओवर टाइम अलाउंसेस जैसे हफ्ते में आपको 48 घंटा काम करना है, तो 48 घंटा के अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा वर्क किए हुए हैं तो उसको ओवर टाइम अलाउंसेस के तहत गवर्न किया जाएगा। ओवर टाइम अलाउंसेस जैसे अगर 1 घंटा आप एक्स्ट्रा काम किए हैं तो उसके लिए आपको जो आपको पहले पेमेंट मिल रहा था उसके 1 घंटे का उसका जस्ट डबल करके आपको पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि कोई वर्कर चाहे तो जितना भी ओवर टाइम काम कर सकता है, ऐसा ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है। इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि एक सप्ताह में आपको 12 घंटा से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं, ओवर टाइम नहीं कर सकते, और 3 महीने में 100 घंटे से ज़्यादा आप जो है ओवर टाइम नहीं कर सकते हैं। इस पर रोक लगाई गई है। आगे चलते हैं हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्शन हेल्थ सेक्शन जो एम्प्लाई है उनका स्वास्थ्य अगर सुरक्षित रहेगा, वो स्वस्थ रहेंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वर्कर से ही बना होता है। अगर उनके वर्कर स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रोडक्शन करेंगे। इसलिए जो है फैक्ट्री जो है हमेशा साफ सुथरी रखनी है। जो वर्किंग एरिया है उसको साफ सुथरा रखना है। जहाँ पे इन अनहाइजेनिक कंडीशन है, इनहाइजेनिक कंडीशन है, वहाँ पे फिनाइल वगैरह का प्रयोग करना है, उसको साफ सफाई करते रहना है। और जो वेस्ट है, जो इफ्लुएंट है, उसको सही जगह पे डंप करना है, उसको सही जगह पे फेंकना है और उसका ट्रीटमेंट कराना है। ट्रीटमेंट होना है जिससे कि प्रदूषण ना फैलाएं या टॉक्सिक गैसेस ना छोड़ें, इसका ध्यान रखना है। और जो फ्लोर है जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जो है एक सप्ताह में एक बार धोना है। और जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे कि सफिशिएंट ऑक्सीजन या फ्रेश एयर वहाँ आती रहे और उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो और वो आराम से काम कर सके। और जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे रिजनेबल टेम्परेचर होना चाहिए जिससे कि वो आराम से काम कर सके। और जहाँ पे धुआं निकल रहा हो या डस्ट आ रहा हो तो वहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोविजन होना चाहिए कि धुआं और डस्ट जो है हटाया जा सके। और ओवर क्राउडिंग, जहाँ भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पे इसको अवॉइड करना चाहिए कि कम से कम लोग रहें, कम से कम लोग इकट्ठा होकर काम करें, मतलब सब अलग अलग दूर दूर काम करें। और जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो है प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, सूखदान होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। और इस तरह से जिससे कि वो अपना स्वस्थ उनका बना रहे और वो पानी पी सकें। प्रॉपर लाइटिंग होने से क्या होता है कि अपना आराम से वो काम कर सकते हैं। अगर लाइटिंग कमी है तो उससे आंखों पे असर पड़ता है। और फॉर्मेशन ऑफ शैडोज आप देख रहे हैं इस तरह से कहीं कहीं लाइट का रिफ्लेक्शन इतना तेज होता है कि आंखों को नुकसान करता है। आंखें जो है चकाचौंध को महसूस करती हैं, उसमें काम करना उनको मुश्किल होता है। तो इस तरह से जो है ऐसी फॉर्मेशन ऑफ शैडोज का अवॉइड करना है। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ शैडो ना हो जिससे कि वो आराम से काम कर सके और उनकी आंखें ठीक से देख सके। आगे चलते हैं सेफ्टी सेक्शन में। सेफ्टी सेक्शन इंश्योर करना है। कैसे इंश्योर करना है कि जैसे प्राइम मूवर है, हेड रेस है, टेल रेस ऑफ वाटर व्हील है, टरबाइन है, स्टॉक बार है, लेथ है, इसको जो है ऐसे
चीज़ों को क्या करना है, इनको प्रॉपरली फेंस करना, इनकी बाउंड्री बनाना है, फेंसिंग लगाना, चारों तरफ से प्रोटेक्शन देना। जैसे आप हमारे यहाँ जो काम होता है, अपने यहाँ जो काम होता है, इसमें जो कंप्रेसर जो होता है उसको तो क्या करते हैं, फेंसिंग, चारों तरफ फेंसिंग किए रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि इन केस अगर कहीं उसमें ज़्यादा प्रेशर हो जाता है किस संजोग से, गलती से या बाई मिस्टेक से, तो वो बम की तरह ब्लास्ट कर सकता है। तो इस तरह से ब्लास्ट करके वो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो किसी को भी हिट कर सकते हैं। फेंसिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें फास्ट मूविंग होती हैं, या इसमें जो चिप्स निकलती है वो तेज निकलती है, और ये किसी को जाके लग सकता है। ये सेफ्टी सेक्शन में बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी सेक्शन के अंतर्गत ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको प्रॉपर फेंसिंग किया रहे जिससे कि वो जो है किसी को हिट ना कर सके। और प्रेशर जो प्लांट है, जैसे हमने बताया कि कंप्रेसर वगैरह जो है, या जहाँ पे प्रेशर यूज हो रहा है, चाहे हाइड्रोलिक प्रेशर हो चाहे न्यूमेटिक प्रेशर हो, तो उसको जो है बार बार जो है चेक करते रहना है, जिससे कि ज़्यादा हाई प्रेशर न क्रिएट हो सके, जिससे कि वो जो है ब्लास्ट ना कर सके। और जो है, जो फर्श है, सीढ़ियाँ हैं, इनको जो है सही तरीके से बना होना चाहिए, इस पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और इस तरह से उनको ध्यान में रखना है कि ये इस पर कोई इस तरह से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि वहाँ पायल वगैरह ना हो जिससे कि कोई गिरे ना। और पीपीईस, पीपीईस मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इशू होने चाहिए, और जो एम्प्लाई है उनको पहनना ज़रूरी है, प्रॉपर होना चाहिए, उसकी फिटिंग का होना चाहिए, जिससे कि किसी को किसी मशीन में जो है वो फंसे ना, और कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। और जो है इस तरह से कोई जहरीली गैस है या फ्यूम है, धुआं है, इस तरह से ना निकले, या इसको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह सेफ्टी अप्लायंसेस आँखों में प्रोटेक्टिव अप्लायंसेस होने चाहिए, लगाने चाहिए, जिससे कि आँखों को नुकसान ना हो। आगे चलते हैं। और सफिशिएंट फायर फाइटिंग अप्लायंसेस होने चाहिए। इन केस अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो आग को बुझाने के लिए वहाँ वर्किंग कंडीशन, वर्किंग प्लेस पे जो है सफिशिएंट फायर फाइटिंग अप्लायंसेस होने चाहिए। हॉइस्ट है, लिफ्ट है, क्रेन है, ये सब चीज़ें जो है, जो लिफ्टिंग डिवाइसेस हैं, जो भारी आइटम उठाते हैं, तो इनका जो है प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, और इनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि ये एक्सीडेंट इंसिडेंट अवॉइड किया जा सके। और ये इनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, इनका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, और शेड्यूल वाइज इनका चेकिंग होना चाहिए, और इनकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। और बच्चों को जो है, छोटे बच्चे या वुमेन को ऐसी जगह नहीं लगानी चाहिए जहाँ पे खतरा हो। और कूलिंग ग्लास, गॉगल्स, ये सब जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देने चाहिए वर्कर को, जिससे वो पहन के काम से कर सकें। और जो फायर है उसके बारे में प्रिकॉशनरी मेजर वर्कर को बताना चाहिए, जिससे कि वो इन केस फायर होता लगती है तो वो जो है अपना उसका उससे बचाव कर सके। दूसरे जो एक्सप्लोसिव है या इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, डस्ट है, फ्यूम्स है, कंबस्टिबल मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थ है, इनको जो है अच्छी तरह से सुरक्षित जगहों पे होने चाहिए। इनके लिए पोस्टर वगैरह का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि लोग जानते रहें यहाँ पे ये घातक चीजें रखी हुई हैं, उससे दूर रहें। अब बात करते हैं वेलफेयर की। वेलफेयर भी ऑक्युपायर को इंश्योर करना है, जैसे हमने पहले चर्चा किया था। तो इसमें जो है हाथ धोने के लिए सुटेबल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, मेल्स के लिए अलग होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए अलग होनी चाहिए। और इन केस अगर वहाँ पे फीमेल वर्कर हैं या मेल वर्कर हैं, अगर उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं तो उनको सुखाने के लिए अच्छी सी जगह होनी चाहिए।
इस तरह से जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो अपने कपड़े सुखा सकें या डाल सकें सूखने के लिए। और उनको बैठने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे कि वर्कर जब जो काम खड़े होकर कर रहे हैं उनको अगर आधा घंटा, 5 जैसे हमने बताया था कि 5 घंटा के बाद उनको आधे घंटे का रेस्ट देना है। अगर वो खड़े होकर काम कर रहे हैं तो 5 घंटे के बाद आधा घंटा बैठने के लिए उनको जो है प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ बैठ सके। और फर्स्ट एड का बॉक्स होना चाहिए वहाँ पे, जिससे कि अगर इनकेस छोटी मोटी चोट लगती है तो उनको तुरंत ट्रीटमेंट, तुरंत उपचार दिया जा सके। और 150 वर्कर हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स मेंटेन करना है, और एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए जिसको की जानकारी हो यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रहना रखना है। और 500 वर्कर हैं तो वहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए, एम्बुलेंस रूम होना चाहिए, जिससे कि वहाँ नर्स के साथ में वो मेंटेन होना चाहिए रूम। इन केस इमरजेंसी, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, ये एम्बुलेंस उसका एम्बुलेंस का प्रयोग किया जा सके। अगर 250 वर्कर हैं तो वहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर 30 वुमेन, 30 वुमेन है तो वहाँ एम्प्लॉयड है तो वहाँ क्रेचेज होने चाहिए, जो कि बच्चों के खेलने के लिए, उनके जो छोटे बच्चे हैं 2 से 6 साल के लिए वहाँ खेलने की जगह होनी चाहिए। ये वेलफेयर पॉइंट के सारे पॉइंट हैं। और जहाँ 500 से ज़्यादा एम्प्लाई है वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, जो कि उनकी बातों को सुनेगा और आगे तक बढ़ाएगा। उनकी बातों को आगे तक बढ़ाने के लिए एक वेलफेयर ऑफिसर जो है अपॉइंट होना चाहिए। और 150 वर्कर या इससे ज़्यादा है वहाँ पर जो है एक लंच रूम होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, जहाँ पे कि वो जो है अपना खाना अगर लेके आए हैं तो वहाँ खा सकें और थोड़ा आराम कर सकें। अपने लंच टाइम में जो लंच टाइम दिया जाता है उसके उसी के समय जो है वो अपना खाना खा सकें और आराम कर सकें। अगर फीमेल वर्कर है, फीमेल वर्कर के लिए अलग से सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ पे वो अपना लंच कर सकें। सेफ्टी ऑफिसर्स प्रोविजन, 1000 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ एक सेफ्टी ऑफिसर्स का भी प्रोविजन होना चाहिए, जिससे कि वो सेफ्टी पॉइंट जो है टाइम टू टाइम चेक करता रहे और उसमें जो है इम्प्रूवमेंट करता रहे या उसको रिप्लेसमेंट करता रहे। अब चर्चा करते हैं नोटिस एंड रजिस्टर की। कोई भी एक्सीडेंट सीरियस नेचर का होता है या इंजरी होती है तो उसको जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में जो है चीफ इंस्पेक्टर को जो है इन्फॉर्म करना है। उसको जो है चीफ इंस्पेक्टर को 48 आवर्स के अंदर जो है उसको इन्फॉर्म करना है। और ये जो है वर्कशॉप मेडिकल अफसर जो होता है उसको रिपोर्ट करना होता है, और सिविल अथॉरिटी को भी अगर है तो उसको जो है देना है। बाई वर्क्स मैनेजर जो होता है उसको जो है सिविल अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करना है। इस तरह से इसमें प्रोविजन दिया गया है। अगर कोई भी वर्कर को कोई डिसीज है तो जो है उसके लिए जो है नोटिस भेजना है स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे अभी आए कोरोना के समय चल रहा था, इसमें जो है इस तरह से शेड्यूल ऑफ एक्ट के तहत जो है उसको नोटिस देना है स्टेट गवर्नमेंट। नोटिस एंड रजिस्टर में आगे चलते हैं। नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर एडल्ट, आप कितना आपका वर्किंग आवर है इसके बारे में रूल रेगुलेशन जो है ये सारी चीज़ इन्फॉर्म करना है। कितने वर्कर हैं, वर्किंग रूम कितने हैं, और कोई अगर छुट्टी हॉलीडे है वो उसको कैंसिल कर रहे हैं, वर्किंग आवर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको भी नोटिस के रूप में देना है। और नाम जो है उसका इंस्पेक्टर का और सर्टिफाइंग सर्जन जो होता है उसका जो है नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ें रजिस्टर में या नोटिस पे होनी चाहिए। हेल्थ से संबंधित पोस्टर, सेफ्टी से संबंधित पोस्टर, वेलफेयर से संबंधित पोस्टर ये जगह जगह पे डिस्प्लेस होनी चाहिए। और जो सब साफ सफाई हो रही है
क्लीनिनेस हो रही है तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। जो मशीनरीज हैं उसके बारे में जो एग्जामिनेशन हो रहा, जो चेकिंग हो रही, उसके बारे में एक रजिस्टर अलग से मेंटेन होना चाहिए। जो हमारी लिफ्टिंग डिवाइसेज हैं, होस्ट हैं, उनके बारे में जो एग्जामिनेशन होता है, उनका चेकिंग होती है, जांच होती है, जो उसका एक अलग से रजिस्टर होना चाहिए। कितने वर्कर हैं उनका एक रजिस्टर होना चाहिए। अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए। ओवर टाइम रजिस्टर होना चाहिए। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, अपने जो टाइम अलाउड है, टाइम परमिशबल है, उससे ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसका भी अलग से रजिस्टर होना चाहिए। और एक्सीडेंट इंसिडेंट जो है, अगर कोई हुआ है तो उसका भी एक अलग रजिस्टर होना चाहिए। और एक अलग से रजिस्टर, एक और रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जैसे किसी वर्कर को संडे बुलाया गया, वर्किंग नॉन वर्किंग डेज में बुलाया गया, तो उसको कब ऑफ दिया गया है, उसका भी एक अलग से रजिस्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं इंस्पेक्शन। स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमने आपको बताया था कि वो चीफ इंस्पेक्टर जो है एक अपॉइंट करता है, और वो जो चीफ इंस्पेक्टर होता है वो कभी भी फैक्ट्री परमिशन के इंटर कर सकता है और वो जांच पड़ताल कर सकता है। कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में वो इंक्वायरी कर सकता है। वो कोई भी रजिस्टर चेक कर सकता है, कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो फैक्ट्री में बने गए हैं, जो रजिस्टर और नोटिस की हम बात कर रहे थे, वो कोई भी रजिस्टर चेक कर सकता है, उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। और अगर जरूरत पड़ती है तो उसको वो सीज कर सकता है, या उसकी कॉपी अपने साथ ले जा सकता है, या कोई भी रिकॉर्ड अपने साथ ले जा सकता है। इतनी उसको पावर होती है कि चीफ इंस्पेक्टर जो फैक्ट्री का होता है, ये सारी चीजें फैक्ट्री के अंदर कभी भी जा सकता है और जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। पेनाल्टी का इसमें प्रावधान किया गया है। पेनाल्टी का प्रावधान इसलिए किया गया है जिससे कि जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो सुविधाएं दी गई हैं, वो कानूनी रूप से जो सुविधाएं दी गई हैं वो सही तरीके से लागू हो। जनरल पेनाल्टी फॉर ऑफेंसेस, द फैक्ट्री मैनेजर एंड एम्प्लॉयज को जो है वो 2 से 3 साल की सजा है, या 3 लाख की पेनाल्टी है, या दोनों हो सकती है। और इस तरह से जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 की जो मेजर मेजर रूल्स थे, तो उसको हमने लोगों ने डिस्कशन किया। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।